नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नरीम बाजकी ने कहा है कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वीजा सर्विसेज सस्पेंड करने की यही वजह है। बगाची ने कहा है कि कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है। 18 सितंबर को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। इसके बाद से ही कनाडा और भारत के बीच टकराव जारी है। दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाल चुके हैं, साथ ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। तो वहाँ पे जैसे कुछ दिनों पहले भारत और कनाडा के बीच जो है विवाद चल रहा है, वहीं कनाडिया पीएम का कहना है कि भारत में आतंकवाद है, भारत में सुरक्षित नहीं है और भारत एक तरीके से आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है, ऐसा कनाडा के पीएम का कहना है। साथ ही साथ कनाडा में मौजूद भारत के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा सर्विसेज पर रोक लगा दी है। ये भारत ने रोक लगाई है। इसके पहले कनाडा ने भी एक एडवाइजरी अपने लोगों के लिए जारी की थी कि भारत में वो ना जाएं। अगर वो भारत में जाते हैं तो वो अपने ऊपर ही खतरा लेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनरीम बागची ने कहा है कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही हैं, वह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड करने की यही वजह है। और बागची ने यह भी कहा है कि कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की वजह दे रहा है। 18 सितंबर को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि कनाडा और भारत के बीच अभी आपसी विवाद चल रहा है, ये निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, भले ही वो आरोप लगाए, लेकिन पूरी दुनिया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक आतंकवाद था। आतंकवाद को लेकर दुनिया में एक प्रकार के जो चर्चाएं होती है, उससे ये लगता है कि दुनिया एक है, एक होके आतंक के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लेकिन यदि ऐसे में किसी भी पार्टी अगर ये चाहे कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना या उसके हत्या पर किसी देश के खिलाफ आंदोलन चलाना, तो ये एक मतलब बड़ी बात होगी और इसमें किसी प्रकार के किसी दुनिया के देश के समर्थन नहीं मिलेगा। मैं एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल ये मामला है क्या मामला, और ट्रूडो जो है इसकी क्या मजबूरी है भारत के खिलाफ बोलने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। आपको समझना ये होगा, जैसे भारत के उदाहरण देके मैं समझाना चाहता हूँ कि कई बार अल्पमत की जो सरकार होती है, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड रह के उसमें सरकार बनाते हैं, तो भले ही वो छोटी पार्टी है जिसके ऊपर डिपेंड है, वो छोटी पार्टी पूरे सरकार को हिला के रखती है और जो चाहे वो करा लेते हैं। इसी प्रकार से जो ट्रूडो की सरकार है वो वहां पे अल्पमत में है। इसके पीछे कारण ये है कि 2021 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में ट्रूडो को बहुमत नहीं मिला और ट्रूडो के पार्टी को जब बहुमत नहीं मिला तो वहां एक खालिस्तानी समर्थक, मतलब सिखों का एक ग्रुप है, उन्होंने एक पार्टी बनाई है। उसके जो नेता है वो है जगमीत सिंह। तो जगमीत सिंह जो है वहाँ उसके पार्टी 24 सीटों पर वहाँ जीत हासिल की थी। तो ट्रूडो के जो पार्टी है, ये पार्टी उसमें उस पार्टी को मिला के सरकार में है। मतलब सीधा ये कहा जा सकता है कि अगर जगमीत के कहने पे यदि ट्रूडो नहीं चलता है तो और जगमीत यदि समर्थन वापिस ले लेते हैं तो सीधे सरकार गिर जाएगी। और ट्रूडो जो है ये कर इसीलिए भी रहा है क्योंकि ट्रूडो की स्थिति कनाडा में ठीक नहीं है। और जसदीप जो है, जगमीत जो है वो जिस पार्टी को अभी चला रहा है, उस पार्टी के सारे नेता, अधिकतर नेता जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है।
तो अधिकतर जो है अगर कोई भी इस प्रकार के कोई बयान दिलाना होता है तो वो जगमीत खुद नहीं देता है या जगमीत के पार्टी के कोई नेता नहीं देता है, वो सीधे उनको प्रेशर बनाते हैं ट्रूडो के ऊपर। इसके पीछे दो रणनीति है उनके, क्योंकि वो ट्रूडो से यदि बयान दिलाते हैं तो वो दूर तलक जाती है। अगर कोई जगमीत छोटा नेता है, छोटी पार्टी है, तो उनके बयान इतने दूर तलक जाते नहीं है। तो इस कारण से जो है वो ट्रूडो का इस्तेमाल करते हैं जी। और ट्रूडो को भी मालूम है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो ही मैं पावरफुल रहूंगा, और इसने अगर हमसे रिश्ता खत्म कर लिया तो शायद हमारी सरकार गिर जाए। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, अभी जो G20 में जी ट्रूडो के आने के बाद जाते समय उनका प्लेन खराब हो गया। तो इसके लिए कोई भारत दोषी नहीं है भाई। आप इतने बड़े देश चला रहे हो, इतने बड़े देश के आप नेता हो, और आप एक प्लेन जो लेके आते हो वही खराब है। तो मतलब इससे दुनिया में एक मैसेज गया है कि इस देश की हालत बहुत खराब है, और ये देश के जो नेता है इनकी सोच जो है वो इतनी गंभीर नहीं है कि अपने खुद की रक्षा के लिए भी जो है ये सोच पाए। और खुद में जो है कोई यात्रा कर रहे हैं, वो खुद के प्लान भी 3 दिन तक नहीं सुधार पाए। दूसरी बात ये है कि भारत के खिलाफ इसीलिए भी बयान दिया है क्योंकि जब ये 3 दिन तक रुके रहे तो होटल से बाहर नहीं आए। शुरू में तो लोग ये समझ रहे थे कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये बयान दिया कि किसी ने पूछपरख नहीं की। क्योंकि जब आप वहाँ ऐसे गतिविधियां चलाते हो या ऐसे गतिविधियां चलाने वाले को मदद करते हो जो भारत विरोधी है, तो भारत आपसे पूछताछ क्यों करेगी? आप G20 के सदस्य हो, इसीलिए जितना सम्मान आपको G20 में देना था वो दे दिया जी। उसके बाद आप होटल में पड़े रहे और जाते से ही उन्होंने जो खालिस्तानियों ने घेर लिया कि ये तो बड़ी बेइज्जती हुई है जी। और खाली ये ट्रूडो की बेइज्जती नहीं है, ये पूरा कनाडा की बेइज्जती है। तो इसका बदला लिया जाना चाहिए भारत से कि भारत ने जो है आपकी पूछपरख नहीं करी, और पूरी दुनिया में जो है ये प्लेन खराब होने की जो खबर है इससे कनाडा की बेइज्जती हो गई जी। उस कारण से जो है वो देखा कि आम जनता में जो है इसके लिए एक आक्रोश है। वो आक्रोश ट्रूडो के प्रति है कि भाई तुम ऐसे प्लेन लेके गए ही क्यों? हाँ। जो कनाडा के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता है उनको लेके जो यहाँ पर आ रहे हैं हाँ। वो खराब है और 3 दिन तक सुधार नहीं पाते हो। आम जनता में मैसेज ये गया है कि ट्रूडो बिल्कुल नकारा है और ट्रूडो को जो है इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। आगामी इलेक्शन में जो है उसके लिए जीत बहुत मुश्किल होगी। यही कारण है कि वो भारत पर सवार होना चाहते हैं कि भारत विरोधी जो गतिविधियां चलाते हैं उनका समर्थन करके उनको खुश करके वो वहां पर जीतना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट है कि भले ही वो कुछ भी कर ले, लेकिन इतने आसानी से वहां से आगे जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आतंक का साथ वहां के जनता नहीं देती है। बिल्कुल। वहां के जो कुछ लोग हैं जो सिख खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं उनका समर्थन जो है जरूर सिखों में जो इस टाइप के लोग हैं वो समर्थन देता हो, लेकिन अधिकतर जनता इसके समर्थन में नहीं है। तो ये समझ चुके हैं कि मैं अब जीत नहीं पाऊंगा। ऐसे स्थिति में जो है अगर बयानबाजी देके या भारत के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने से ये लोग हमारे साथ हो जाए तो हो सकता है कि ट्रूडो को कुछ वोट और मिल जाए, लेकिन जीत मुश्किल है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि खालिस्तानी मूवमेंट कोई आज से नहीं है। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये वर्षों से चले आ रहे हैं और इसको दमन किया गया था। उस समय वहां पर जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जो है इसको बहुत अच्छे ढंग से उस समय निपटाया था और ये कुछ सालों के लिए जो है खालिस्तानी मूवमेंट को विराम लग गया था। ये अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि फिर से इन्होंने सर उठाया है। इसके पीछे बड़ा कारण नहीं है कनाडा में जो सरकार है ऐसा वो मानते हैं कि वो हमारी सरकार है क्योंकि उनके समर्थन से ये सरकार बनी है। यही कारण है कि फिर से जो है वो देख रहे हैं कि भाई
फिर से जो है खालिस्तानी बनाने के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। तो खालिस्तानियों के लिए ये मुश्किल की घड़ी नहीं है। खालिस्तानियों के जो नेता जो है वो विदेश में रहते हैं, यहाँ से कोई भी घटना घटा के भाग जाते हैं और जाते कनाडा में शरण लेते हैं। कनाडा की सरकार जो है शरण वहां पर दे देते हैं। लेकिन ये जो समय है, इस समय भारत ने देखिए होगा जिसको जो आरोप लगाया वो आरोप लगाना भी स्वाभाविक है। और इस प्रकार का आरोप यदि लगा रहा है तो कनाडा के लिए भी दुर्भाग्य है और भारत के लिए जो है ये सौभाग्य की बात है कि भारत जो है, भारत में बैठे बैठे उनका जो तंत्र है वो इतना मजबूत है जो सीधे जो है कनाडा में भी जो लोग हैं जो आतंकवादी है उनको मरवा देते हैं। आरोप तो यही है ना, जो खालिस्तानी जो लोग है वो जो नेता है और उनको यहाँ बैठे बैठे भारत मरवा रहे हैं। कई नेताओं की जो है, उनके आतंकियों की जो है हत्या कर दी है। तो ये बड़ी बात तो तारीफ हो रही है। अभी अगर आप आरोप लगाओगे तो अभी भारत की तारीफ होगी। क्या भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो कूटनीति है वो इतना स्ट्रांग है कि देखिए वो जो है वो भारत में बैठे बैठे ही वहां से उनका काम तमाम कर देते हैं। तो इसमें तो उनकी बेइज्जती हो रही। भाई आप क्या कर रहे हो? आप अगर उनको शरण दे रहे हो तो उनको बचाने के लिए काम करो। लेकिन ये आतंकवादियों के लिए अभी बहुत ही मुश्किल घड़ी है। जो खालिस्तानी आतंकवादी है, मुझे लगता है आगे जो अब बड़ा सबसे इनके जो सरगना है वो है पन्नू। अब मुझे लगता है कि उनको भी जो है ये डर सता रहा होगा कि इतने सारे खालिस्तानियों को मार डाला है, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी जो है संभाल के रहेंगे वहाँ। और ट्रूडो कब तक बचाएंगे? जब इन लोगों को नहीं बचा पाए तो उसको क्या बचाएंगे? और दुनिया में ये संदेश गया है कि पन्नू एक आतंकवादी है और उसको बचाने के लिए और खुद की सरकार बचाने के लिए ट्रूडो आतंक का साथ दे रहे हैं। तो इससे क्या है, पूरे दुनिया में अलग थलग वो पड़ गए हैं और आगे जाके और इनको परेशानी आएगी। मुझे लगता है, हो सकता है कि ट्रूडो की जो पार्टी है वो भी बिखर जाए और कुछ दिनों में ही ट्रूडो की जो है सरकार है वो गिर जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम कनाडा और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है, जो कनाडा लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत में आतंकवाद है, भारत के नागरिक खुद सुरक्षित नहीं है, ऐसा कनाडा का कहना है। वहीं बागची ने कहा है कि कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मंसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है। और 18 सितंबर को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का जिम्मेदार भारत को बताया था। इसके बाद से कनाडा और भारत के बीच टकराव जारी है और दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट्स निकाल चुके हैं, साथ ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां पर ग्वालियर में सैकड़ों आदिवासियों ने सरकार और जिला प्रशासन की वादा खिलाफी से हताश और परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। जिले के डबरा विकास खंड से कल बुधवार को पैदल मार्च निकालकर आदिवासी चल पड़े और गुरुवार की शाम ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे। लेकिन अधिकारियों को बेरुखी से रवैया को देखकर आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पर ही रात्रि विश्राम किया और घोषणा कर दी कि आदिवासियों के ऐलान के बाद प्रशासन सहम गया है और फिर वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर मांगों के निराकरण का भरोसा सैकड़ों आदिवासियों को दिलाया, जिसके बाद आदिवासियों ने अपने आंदोलन की समाप्ति की घोषणा वहीं कर दी है। बता दें कि उनकी मांग है कि हर भूमिहीन आदिवासी परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा दिया जाए। जिन्हें आवास नहीं है उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही इन योजना में मांगी जा रही रिश्वतखोरी की पूरी तरह से रिश्वतखोरी बंद कर दी जाए। इसके साथ ही आदिवासियों के पट्टे पर भी दबंगों द्वारा किए गए कब्जे को प्रशासन हटवाए और सस्ती बिजली दे, मनरेगा की मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन करने और 200 रुपए दिन के रोजगार की गारंटी देने और भी कई सारी मांगे आदिवासियों ने रखी हैं। साथ ही मांगों को लेकर यह पद यात्रा बुधवार को डबरा से शुरू हुई और इस यात्रा में मध्य प्रदेश किसान सभा के राज्य महासचिव अखिलेश यादव के अलावा जिला महासचिव जितेंद्र आर्य, कमल सिंह, मोहन सिंह और आदिवासी साबू खान, राम गोपाल सेन सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल थे। और वहीं अगली खबर है इंदौर से, जहां इंदौर में
आज नो कार डे साइकिल से दफ्तर अधिकारी पहुंचेंगे। इंदौर में आज नो कार डे मनाया गया है। जहां इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और इंदौर विधानसभा से एक कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भी नो कार डे का समर्थन करते हुए कल ई रिक्शा से शहर में घूमने की बात कही है। महापौर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, संभागायुक्त से लेकर सरकारी विभाग में अधिकारी कार का उपयोग नहीं करेंगे। इनके अलावा निगम प्रशासन और अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कार नहीं चलाएंगे। शहर की लगभग 43% आबादी निजी वाहनों का उपयोग कर रही है। महज 8 से 9% लोग ही परिवहन में सफर कर रहे हैं। इसी वजह से आए दिन सैकड़ों पर सड़कों पर जाम के हालत हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम से राहत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शहर में नो कार डे मनाया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में निगम के 100 साइकिल स्टैंड हैं, जहां माई बाइक उपलब्ध रहेगी। साइकिल के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, लेकिन 22 सितंबर को यानी कि आज 100 रुपये ही लिए जाएंगे और 10 रुपये में 10 घंटे साइकिल चला सकेंगे, यानी कि 90 रुपये डिपॉजिट रहेंगे। तो वहीं इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है, जहां पे साइकिल और ई रिक्शा का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा। वहीं सरकारी अधिकारी जो हैं वो अपने दफ्तर जाएंगे बिना किसी कार के उपयोग किए हुए अपने दफ्तर ई रिक्शा या फिर साइकिल से वो अपने दफ्तर पहुंचेंगे। वहीं अगर हम कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, संभागायुक्त से लेकर सरकारी विभागों के अधिकारी जो हैं वो कार का उपयोग नहीं करेंगे। इनके अलावा निगम प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी कार नहीं चलाएंगे। और वहीं शहर की 43% आबादी निजी वाहनों का उपयोग कर रही है और महज 8 से 9% लोग परिवहन में सफर कर रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन सड़कों पर जाम के हालत हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम से राहत पाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, ऐसा महापौर का कहना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कार नहीं चलाने से यहाँ पे पर्यावरण में सुधार आ पाएगा? क्या सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो कार नहीं चलाएंगे, या कार अगर इंदौर में नहीं चलेगी आज के दिन तो क्या पर्यावरण पे खास असर पड़ेगा? वहीं दूसरी बात एक यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नगर निगम के जो साइकिल स्टैंड है वहाँ पे 100 रुपये साइकिल स्टैंड में आज जमा होंगे, 10 रुपये लगेंगे, यानी कि 90 रुपये। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोग यहाँ पे जाने से कतराएंगे, क्योंकि नगर निगम की तरफ से अगर कोई सुविधा दी जा रही है उसमें भी पैसा वसूलने का एक तरीके से काम किया जा रहा है। साथ ही अब हम यहाँ पे इंदौर में नो कार डे की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ कार से ही वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है? नो कार डे मनाने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया है? आखिर नो कार डे जो है सिर्फ और सिर्फ कार के प्रदूषण से ही इंदौर प्रदूषित हो रहा है? और जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, हम बसों की बात करें या और भी जो गाड़ियां इंदौर में चल रही हैं, उनकी वजह से क्या प्रदूषण नहीं हो पा रहा है? महापौर का कहना है कि सबसे ज़्यादा कारें चलती हैं, उस वजह से यहाँ इंदौर में पोल्यूशन है। साथ ही हम बात करें अगर वहाँ के वातावरण की, तो इंदौर में हर जगह ई रिक्शा भी चल रहे हैं, कुछ इको फ्रेंडली व्हीकल्स भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार आज के लिए बंद की गई है, वो भी सिर्फ सरकारी अधिकारी जो हैं वो कार से नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अटेंशन खींचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार को रोकना ये पर्यावरण के लिए अच्छी बात है या नहीं। और इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देश न्यूज़ के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्नेहा, धन्यवाद। सूरज जी, यहाँ पर आज इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास वजह हो सकती है? क्या सिर्फ कार से ही प्रदूषण हो रहा है? 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाता है जी। और इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने एक शुरुआत की है, लेकिन ये शुरुआत अच्छी है। बात यह है कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन आगाज अगर अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होना चाहिए।
आपको याद होगा दिल्ली में एक पहल की गई थी जी, ऑड और इवन नंबर की, बिल्कुल। और हालांकि वह प्रयोग विफल रहा। हुँ। यह भी एक प्रयोग है। हुँ, इंदौर में तकरीबन 4 लाख कारें रजिस्टर्ड हैं। हुँ। यदि एक दिन वह सड़क पर नहीं आएंगी हुँ, तो लगभग 18 लाख मीट्रिक टन CO2 हुँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित नहीं होगी। हुँ, लेकिन बाकी 364 दिन वह हुँ, उत्सर्जित होगी। हुँ, प्रयोग अच्छा है। जी, इसमें आज हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, हमने हुँ, विकास की नई इबारत लिखी है। हुँ, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर ध्यान देनी होगी कि हमने इबारत की जो परिभाषा अपने लिए तय कर ली है हुँ, कि पहले हम पेड़ काट कर सड़कें बनाते हैं, पेड़ काट कर मकान बनाते हैं, कॉलोनियां बनाते हैं, जी, और फिर उन्हीं कॉलोनी वालों से निवेदन करते हैं कि आप पेड़ लगाइए। बिल्कुल। तो ये जो CO2 का उत्सर्जन है, इसे हुँ, रोकने की प्रयास बहुत अच्छा है। हुँ। इसके 2 पहलू हैं, जैसा कि एक तो मैंने पहले बताया कि विकास की इबारत, और दूसरा है हुँ, क्योंकि अभी मेरी इंदौर के कुछ मित्रों से बात हुई है। हुँ। उनका कहना है कि स्थिति खराब है क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है हुँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको अवेलेबल नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जो बसें आ रही हैं हुँ, वो बसें इतनी भरी हुई हैं कि उसमें और सवारियां नहीं चढ़ सकती हैं। हुँ। जो वीआईपीज हैं उनके पास या तो टू व्हीलर है, वो उससे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। हुँ। लेकिन जिनके पास टू व्हीलर नहीं है, हुँ, साइकिल का विकल्प नहीं है, हुँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे जी, ये निर्णय जो लिया गया है नो कार डे का, हुँ, पब्लिक परेशान हो रही है इसमें। बिल्कुल। और ये चूंकि अभी मेरी चर्चा हुई है, सुबह की स्थिति है, सुबह सभी को अपने ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, बिल्कुल। तो ये स्थिति है। और जो इंदौर से थोड़ा सा दूर दराज क्षेत्र है, हुँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, हुँ, वहां जाने में लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। सराहना करते हैं हम इस प्रयास की, लेकिन इसके बदले जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी जी, शहर सरकार को, वो हुँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी ज्यादा करानी चाहिए थी। हुँ, तो शायद ये प्रयास और भी ज्यादा सफल हो पाता, हुँ, क्योंकि यदि जनता परेशान हो रही है हुँ, और यदि दोबारा कलेक्टर के द्वारा या महापौर के द्वारा हुँ, इस तरह का आह्वान किया गया, जी, तो आम जनता कितना साथ देगी? क्योंकि आज एक आह्वान किया गया, जनता साथ देने की कोशिश कर रही है लेकिन परेशान हो रही है। बिल्कुल। अगली बार फिर यदि ऐसा कुछ किया गया, कोई ऐसा प्रयोग किया गया, हुँ, तो जनता इस परेशानी को भूल नहीं पाएगी आज जो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परेशानी हो रही है। हुँ, दूसरा, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी जी, कि हम पेड़ काट कर कॉलोनियां बना रहे हैं, हुँ, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो चुका है, हुँ, और फिर हम लोगों से गुहार लगाते हैं, गुहार करते हैं, सामाजिक संस्थाएं या शासन प्रशासन की, आप पेड़ लगाइए। हुँ, तो यदि वो पेड़ जो लगे थे वो ना ही काटे जाते, हुँ, तो संभवतः पर्यावरण की स्थिति आज निर्मित ही नहीं होती। बिल्कुल। पर्यावरण की चिंता है, हवा खराब हो रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, हुँ, और जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, हुँ, जो शक्ति मानव के शरीर में है, वो उसका वो क्षीण हो जाना, हुँ, ये पर्यावरण का कारण है। हुँ, पर्यावरण प्रदूषण केवल कारों से नहीं होता है। हुँ, आज ठीक है, विकास की एक और इबारत है कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, हुँ, उनसे जो पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि आज ठीक है एनजीटी उनको अनुमति देती है, हुँ, हम केवल इंदौर शहर की बात न करें, पूरे भारत की बात करें, जी, प्रदेशों की राजधानियों की बात करें, तो वहाँ हुँ, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, बिल्कुल। विदेशी निवेश आ रहा है, अच्छी बात है। हुँ, लेकिन एनजीटी की जो प्रक्रिया है, हुँ, एनजीटी ने निरीक्षण किया, हुँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हुँ, निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद में उनको सर्टिफिकेट दे दिया जी, कि हाँ यहाँ प्रदूषण उस मात्रा में नहीं है। हुँ, लेकिन उसके बाद में हुँ, क्या वास्तव में उन मानकों का पालन किया जाता है हुँ, जो मानक होते हैं? हुँ, यदि पालन किया जाता तो हुँ, अखबारों में और न्यूज चैनल्स में जो खबरें आती हैं जी, कि वहां से कितने तरह की गैसों का रिसाव हो रहा है, हुँ, कितने तरह की गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, बिल्कुल। ये स्थिति हमें देखने के लिए नहीं मिलती। हुँ, और सिर्फ यदि हम भारत की बात करें तो आज 22 सितंबर को हुँ, वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाता है। हुँ, ये इसकी शुरुआत केवल इंदौर में ही क्यों? क्या सबसे ज्यादा खराब हवा इंदौर की है? बिल्कुल।
पूरे देश में क्यों नहीं होना चाहिए? और ये साल में एक बार क्यों, ये सप्ताह में एक बार क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। या फिर जो हमने एक परिकल्पना सुनी थी, हमने एक परिकल्पना के बारे में पढ़ा था कि यदि एक ही स्थान पर, एक ही गंतव्य पर 2 लोग 4 लोगों को जाना है जी। तो कार शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। एक ही कॉलोनी के 4 लोग अगर एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जी बिल्कुल। इनका कार्य क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो वो 4 लोग एक साथ एक कार से जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, कार शेयरिंग, वो भी असफल प्रयोग ही रहा है। तो जैसे आपने इंदौर की जो बात कही है कि इंदौर की कुल जनसंख्या के आधार पर लगभग 11% लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 पहिया वाहन है। 42% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 पहिया वाहन है जी। जबकि बाकी जो लोग हैं उनके पास, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग पर प्रतिदिन करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाले लगभग 20 से 25% लोग डेली के हैं। तो जब वह 20 से 25% लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी होती है जी। और वह जाकर के आज अगर 80% हो जाती है, तो ये जो परसेंटेज का रेशो बढ़ा है, इसके अनुपात में, इसके रेशो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं बढ़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परेशानियां जनता को हो रही हैं और हमें विकास की इबारत लिखने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम वास्तव में विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम इंदौर में नो कार डे जो मनाया जा रहा है उसकी बात कर रहे थे, जहां पर आज जो है नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में निगम की जो 100 साइकिल स्टैंड हैं जहां माई बाइक उपलब्ध रहेगी और साइकिल के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था, लेकिन आज इसको 100 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 10 रुपये में 10 घंटे साइकिल चला सकेंगे और 90 रुपये डिपॉजिट रहेंगे। तो ये इंदौर की नई पहल है, नो कार डे मनाया जा रहा है और देखना ये होगा कि क्या इनका ये प्रयास कितना सफल रहता है, क्या अगर पब्लिक जो है इंदौर की उसको क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।